नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ राजेश जोशु और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षाएं कक्षा 7 की मध्यकालीन भारत पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी चोल साम्राज्य की। चोल राजा कौन कौन से हुए और उन्होंने क्या किया, इसकी चर्चा पिछली कक्षा का वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे चोल प्रशासन और चोल समाज के बारे में। दो चीजें, चोल प्रशासन सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग, चोल प्रशासन। और खास बात इनकी जो भेदक विशेषता है वो है इनका ग्राम प्रशासन। बहुत प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा जो चोल प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे केंद्रीय जो सत्ता है वो राजा में है। राजा सर्वशक्तिशाली है। यहाँ पर राजा जो चाहता है वही होता है। सर्वशक्तिशाली राजा होने के बावजूद यह उम्मीद की जाती थी कि राजा अपने मंत्री परिषद और पुरोहित की सलाह पर कार्य करेगा। यानी सलाहकारी संस्था के रूप में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद और पुरोहित हुआ करते थे। राज्य का प्रशासन विभिन्न विभागों में बटा हुआ था और उसके अलग अलग विशेष अधिकारी हुआ करते थे। यानी राजा, उसकी मंत्रिपरिषद और विभिन्न विभाग में करके पूरे राज्य का प्रशासन संभालते थे। जो साम्राज्य था, चोलों का साम्राज्य, वो बटा हुआ था मंडलम में। मंडलम बटा हुआ था वलनाडु में और वलनाडु बटा हुआ था नाडु में और नाडु बटा हुआ था ग्राम में। यानी सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम, उससे बड़ी इकाई नाडु। आप तहसील के लेवल से समझ सकते हैं, या नाडु को कहा जाता है आज के जिले के बराबर। और कुछ जिलों को मिलाकर के वलनाडु जो कमिश्नरी के बराबर होता था, और कई कमिश्नरियां मिलाकर के प्रांत बनाती थी और कई प्रांत मिलाकर के पूरा चोल साम्राज्य बन जाता था। तो ये ध्यान रखेंगे, साम्राज्य विभाजित था मंडलम पे, मंडलम यानी प्रांत, और प्रांत विभाजित था कमिश्नरी में, और कमिश्नरी विभाजित था जिले में, और जिला विभाजित था गांव। इन गांवों को कुर्रम या उर कहा जाता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है चोल प्रशासन के बारे में। इन गांवों का प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण था चोल साम्राज्य के दौरान। अगर हम चोल काल की बातें करें तो सबसे महत्वपूर्ण, और ग्राम प्रशासन से, चोलों के ग्राम प्रशासन से प्री में भी सवाल आते रहे हैं, मुख्य परीक्षा में भी सवाल आते रहे हैं। ग्राम प्रशासन जो था वो ग्राम परिषद के द्वारा चलाया जाता था, न कि सरकारी अधिकारियों द्वारा। सरकार का कोई रोल नहीं था। गांव के लोग ही अपनी एक परिषद बनाते थे चुनते पे, और तो वही परिषद के सदस्य, ग्राम परिषद के सदस्य पूरे गांव का प्रशासन संभालते थे। ग्राम परिषद दो तरह की थी, एक तो सभा और दूसरी पूर्व। सभा उन गांवों की परिषद हुआ करती थी जो ब्राह्मणों का गांव था, ब्राह्मणों के गांव के लिए। और पूर्व सामान्य गांव के लिए जिसमें सब लोग रहते थे, सब
वर्ण के सभी वर्ण के लोग, सभी जाति बिरादरी के लोग जाया करते थे। यहां तक बात समझ में आ रही है। चोल साम्राज्य में गांव का प्रशासन ग्राम परिषद देखती थी, और ग्राम परिषद के कार्यों के बारे में वहां के मंदिरों की दीवारों पर बड़े बड़े अभिलेख लिखे गए हैं कि किस तरह से सभा चुनी जाएगी या किस तरीके से ग्राम परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। इनके पूरे डिटेल्स मंदिर के अभिलेख के रूप में लिखे गए हैं। आप इसे थोड़ा सा देख लें। जो ग्राम परिषद की सभा थी, उसके सदस्यों का चुनाव उन व्यक्तियों से किया जाता था जो पढ़े लिखे होते थे, शिक्षित व्यक्ति, सिंचित, उच्च वर्ण वाले और भूस्वामी। ये तीन आप ध्यान रखेंगे। तीन पैरामीटर तो होने ही चाहिए। शिक्षित होना चाहिए व्यक्ति, उच्च वर्ण का होना चाहिए, भूस्वामी होना चाहिए, और वो अगर पिछले बार सदस्य रहा है तो किसी तरह का उसके ऊपर ग्राम परिषद का कोई पैसा बाकी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का वो घोटाला नहीं किया होना चाहिए। कुछ इस तरह की शर्तें लगी हुई हैं, दिखी हुई हैं सभा के सदस्यों के चुनने के लिए। और इन सदस्यों का चुनाव जैसा कि आजकल होता है, आजकल हम मत देकर के करते हैं, और जिसमें काफी हिंसा भी होती है जब ग्राम सभा के चुनाव होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में वो मतदान कराया जाता है, और इसको लेकर के गांव में बहुत पगडंडी होता है। लेकिन चोल काल में इसके विपरीत मत विभाजन को आधार न बना करके लॉटरी के माध्यम से इन ग्राम सदस्यों का चुनाव में से कराया जाता था, लॉटरी के माध्यम से। ग्राम सभा या उर के सदस्य चुने जाते थे, और ये लोग मिल करके, ये जो सदस्य थे, अलग अलग समिति के, विभिन्न समिति बनाई जाती थी, जैसे कि तालाब समिति या उद्यान समिति, उनकी देखभाल के लिए, उनको विकसित करने के लिए ये सारे कार्य करते थे। इतनी बातें चोल प्रशासन के अधीन। और अब हम लोग समझेंगे कि चोलों का समाज, चोल समाज कैसा था। चोलकालीन समाज, राजा, उसके परिवार के सदस्य, एक अलग वर्ग था, उसके दरबारी, यानी सबसे सम्मानित वर्ग था, सबसे वैभवशाली, इस तरीके के लोग होते थे। राजा, राज दरबारी के अलावे जो दो महत्वपूर्ण वर्ग थे वो थे ब्राह्मण और व्यापार। हम जानते हैं ब्राह्मण का सम्मान बहुत ज्यादा था। क्यों था? क्योंकि वे विद्वान होते थे। कम कांड, विद्वान, शिक्षा दीक्षा के काम करने के लिए, और उन्हें राजा से ग्राम दान मिलता था। ग्राम दान, जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता। ब्रह्मदेव नाम का
पूरा का पूरा गांव राजा दान में दे देता था किसी ब्राह्मण परिवार को, और उस गांव से कर जो वसूला जाता था वो पूरा का पूरा ब्रह्मदेय के रूप में उस ब्राह्मण परिवार को प्राप्त होता था। और वो धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार के पास इतना अधिक पैसा इकट्ठा हो जाता था कि उस पैसे को आगे चल करके वो व्यापार में निवेश करने में, ये महत्वपूर्ण बात है। तो एक बड़ा सम्मानित और आप कह सकते हैं धनी वर्ग था ब्राह्मण। और व्यापारी, व्यापारी करों की वजह से पीछे जो हम लोगों ने प्रशासन देखा उसमें एक महत्वपूर्ण बात छूट गई कि राजा को आय कहाँ से होती थी। राजा के आय के स्रोत तो दो स्रोत थे, एक तो भूमि कर और दूसरा व्यापार कर। भूमि कर भूस्वामियों से लिया जाता था और व्यापार कर व्यापारियों से। ध्यान देंगे, ये जो आय था इसका जो खर्च होता था वो मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग पूरा का पूरा जो पैसा था उसका एक भाग राजा के खर्च के लिए रख लिया जाता था और दूसरा भाग सार्वजनिक कार्य के। और ये सार्वजनिक कार्य कौन कौन से थे, जैसे कि राजा के अधिकारियों का वेतन या सड़क तालाब निर्माण या मंदिर निर्माण, ये सब में खर्च किया जाता था जो सार्वजनिक भाग था, सार्वजनिक व्यय के लिए जो अंश रखा। समाज पर बात करें, व्यापारी बहुत ही महत्वपूर्ण समाज के अंग थे। क्यों? क्योंकि व्यापारी जितना ही धनी होगा, जितना ही शक्तिशाली होगा, जितना ही व्यापार बढ़ेगा उतना ही व्यापार पर लगने वाला टैक्स वो दे सकेगा। यानी जिस राज्य का व्यापारी जितना धनी है वह राज्य उतना धनी है, और उससे जो कर वसूला जाएगा उसका खर्च कुछ हिस्सा राजा के लिए और कुछ हिस्सा सार्वजनिक कार्य के लिए। तो राजा पूरा प्रयास करता था कि जो व्यापारी वर्ग है उसके व्यापार में कैसे उन्नति हो, उसको पूरा का पूरा वो समर्थन देता था। और इसका एक बहुत ही असाधारण उदाहरण हमें मिलता है जब राजा ने 1070 ईस्वी में चोल राजा ने 77 व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा यह पता करने के लिए कि चीन के साथ व्यापार कैसे और आगे बढ़ाया जाए। चीन भेजा, यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जब हम पाते हैं कि राज्य व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर से भी प्रयास कर रहा है। और लगातार हमने पीछे भी बात रखी थी पिछली कक्षा में कि जब व्यापारियों ने यह बात बताई कि श्री विजय राज मलक्का स्टेट से गुजरने वाले जहाजों से कर वसूल रहा है, तो चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसे मजबूर किया कि आप भारतीय व्यापारियों से किसी प्रकार का समुद्र के रास्ते से गुजरने वाला कर नहीं लेंगे। ठीक है, तो राज्य की भूमिका व्यापार को आगे बढ़ाने में। व्यापारियों के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप देखें। एक ही तरह का व्यवसाय करने वाले व्यापारी, एक ही तरह का व्यवसाय करने वाले व्यापारी अपना व्यापार मंडल बना लेते थे
और यह मंडल प्रत्येक सदस्य से धन वसूलता था, प्रत्येक सदस्य से धन लेता था जो उस व्यापार को बढ़ाने के काम आता था, धन लेता था, जो एक प्रकार का बैंक की तरह काम करता था। जो आधुनिक बैंक है, बैंक हमारा क्या करता है, तमाम लोगों से धन वसूलता है और फिर व्यापार के लिए उसे उधार देता है या उद्योग स्थापित करने के लिए उधार देता है। तो एक तरीके से एक व्यापार मंडल जिसे मणिग्रामम कहा गया, मणिग्रामम, ठीक है। ये मणिग्रामम अपने प्रत्येक सदस्य से धन थोड़ा थोड़ा लेता था और इससे एक धन का बड़ा पूल बन जाता था। उस धन की शक्ति से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाते थे और इस तरीके से हम पाते हैं कि चोल साम्राज्य ने बैंकिंग की प्रणाली का एक तरीके से विकास हुआ। आ रही बात समझ में? जो आधुनिक बैंक है कुछ उसी तरह की ये काम मणिग्रामम करते थे। एक बात, दूसरी बात यह कि नगरों में नगर मंडल, नगरों में जो स्थानीय व्यापारी थे, स्थानीय व्यापारियों का मंडल होता था जिसे नगर मंडल, मंडल यानी नगर मंडल कहा जाता था। ठीक है। इस नगर मंडल से वस्तुएं, स्थानीय वस्तुएं व्यापार मंडल खरीदता था। कभी वस्तु विनिमय के रूप में, यानी एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेना, या कभी नगदी देकर, नकदी या नगदी देकर, धन देकर के वस्तुएं खरीद लेता था व्यापार मंडल, नगर मंडल से, या कभी एक दूसरे क्षेत्र की वस्तुओं की अदला बदली करके कि कुछ वस्तु हम सूरत से लाए हैं और आप यहाँ की वस्तुएं दे करके ये वाली वस्तुएं ले लीजिए, और फिर उस वस्तु को सूरत पहुंचा दिया जाता था। इस तरीके से व्यापार मंडल काम करता था और अपनी चीजों को आगे बढ़ाता था। व्यापार मंडल बड़े बड़े काफिलों में चलता था, काफिलों में, और इन काफिलों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सैनिक भी नियुक्त करता था, सशस्त्र सैनिक रखता था जो डाकुओं से या जंगली जानवरों से, जंगली जानवरों से इन काफिलों की रक्षा करते थे। ठीक है, यहां तक बात समझ पे आ रही है? समाज में कुछ और महत्वपूर्ण वर्ग थे, जैसे कि नगर में मजदूर, गांव में किसान, कृषक या किसान जिनकी स्थिति निम्न थी और कम वेतन या कम उपज की वजह से किसान और मजदूर दोनों ही बहुत विकट स्थिति या विकट जीवन जी रहे थे। उनका जीवन बहुत कठिनाई से भरा था। एक सबसे निम्न वर्ग था शूद्रों का, जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, और इन्हें मंदिर प्रवेश की भी इजाजत नहीं थी। मंदिर प्रवेश नहीं
कर सकते थे। अच्छा साहब की मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, सामान्य तथ्य लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ठीक से समझ लें तो अगली कक्षा की जो बातें हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उन्हें ठीक ढंग से अपने उत्तरों में शामिल कर पाएंगे। आज इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग चोरकालीन धर्म और संस्कृति पे बात करेंगे। धन्यवाद।